अरे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स एसओई विद्यालय मतलब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए इकोनॉमिक्स पेपर जो है क्लास 12th का वो बिल्कुल अलग है जनरल स्कूल के इकोनॉमिक्स से। तो हम लोग परीक्षा उपयोगी वीकली टेस्ट जो होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका भारत का वित्तीय वर्ष है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यहाँ पहला का आपका ए हो जाएगा। दूसरा है सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो सरकार जो है वो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है, संतुलित क्षेत्रीय विकास चाहती है, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण है और डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो यहाँ पर आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है। ये तीनों है, आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको शामिल किया था आयकर और उपहार कर दोनों को। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें उत्पाद कर है और बिक्री कर दोनों है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। बजट में हो सकता है, तो बजट में जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आगम घाटा और वित्तीय घाटा दोनों हो सकता है, इसीलिए आपका और प्रारंभिक घाटा ये तीनों हो सकता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ होना चाहिए इनमें से सभी। लेकिन इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, जो गलत है। यहाँ होना चाहिए इनमें से सभी। सातवां है बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। तो बजट के जो संगठक है वो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन गलत है, प्रारंभिक घाटा नहीं हो जाएगा, बजट प्राप्ति और बजट व्यय होगा। यहाँ होना चाहिए था ए और बी दोनों लिखा होना चाहिए, जो जो नहीं लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका सही आंसर जो है वो बजट प्राप्ति और बजट व्यय होगा। सतत विकास की शर्त है। तो सतत विकास की शर्त होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रहित विकास, जीवन गुणवत्ता, ये सभी है। आपका डी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है भूमि, जल, वायु और डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शुद्ध राष्ट्रीय आय में माइनस करेंगे प्राकृतिक पूंजी घिसावट को, तो आपका हो जाएगा हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल इनकम। सरकारी बजट की परिभाषा दे। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31 तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। धारणीय आर्थिक विकास क्या है। तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। कर की परिभाषा दे, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के दो दो उदाहरण दे। तो एनातोल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। अब यहाँ प्रत्यक्ष कर मतलब होता है सरकार जिस पर टैक्स लगाता है उसी को टैक्स भुगतान करना पड़ता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिस पर सरकार टैक्स लगाया है वो टैक्स किसी दूसरे पर टाल देता है और दूसरा आदमी उस टैक्स का भुगतान करता है, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर के यहाँ उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। सतत विकास की विशेषता क्या है। तो सतत विकास की निम्नलिखित विशेषता। पहला, सतत विकास आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर विकास का आह्वान करता है। सतत विकास का मकसद लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। सतत विकास में संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि उनका अतिदोहन ना हो। सतत विकास में पर्यावरण अनुकूल और जैव निम्नीकरणीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास में पर्यावरण अनुकूल भवन और हरित वस्तु कला जैसी विकासात्मक प्रथाओं पर जोर दिया जाता है। सतत विकास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान दिया जाता है
और साथ ही सतत विकास में पवन, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। बजट से क्या समझते हैं, बजट के क्या उद्देश्य है? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। इसका उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होता है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। 16 है प्रगतिशील, अनुपातिक एवं प्रतिगामी कर को उदाहरण सहित समझाएं। इसका आंसर है अनुपातिक कर। तो अनुपातिक वह कर है जिसमें सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है, अर्थात चाहे आय घटे या बढ़े परंतु कर की दर एक समान रहती है। इस प्रकार अनुपातिक कर की दर निर्धन व्यक्तियों एवं धनी व्यक्तियों के लिए एक समान रहती है। जैसे जिसका आय 100 रुपया है उस पर भी 20% टैक्स लगेगा, मतलब 20, और जिसका 1000 आय है उस पर भी 20% टैक्स लगेगा, अर्थात 200 रुपया टैक्स। और 10,000 वाला पर भी 20% मतलब 2,000, और 1,00,000 वाला पर भी 20% पर 20,000 रुपया टैक्स लगेगा। मतलब इनकम कुछ भी हो, किसी भी व्यक्ति का कर का दर सबके लिए एक समान रहेगा, अनुपातिक कर करारोपण कहलाएगा। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है विभिन्न आय स्तरों पर कर की दर निश्चित रहती है, इसमें आय में कमी या वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रगतिशील कर। तो प्रगतिशील वह कर है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। प्रगतिशील कर में कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर आरोपित किया जाता है। मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो कम पैसा कमाएगा कम टैक्स। जैसे ये 1,000 जिसका इनकम है उस पर 20% टैक्स लगेगा, अर्थात 200 रुपया। जिसका 2,000 इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा, मतलब 600 रुपया। 3,000 इनकम पर 40% टैक्स लगेगा, अर्थात 1,200। और 4,000 इनकम वाला पर 50% टैक्स लगेगा, अर्थात 2,000 रुपया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ रही है। प्रतिगामी कर। तो प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, अर्थात जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है कर की दर घटती जाती है। निम्न तालिका के अंकों से स्पष्ट है कि आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर में कमी होती जाती है। यहाँ पर देख रहे जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, 1,000 पर 30%, 2,000 पर 20% ही टैक्स लगेगा, 3,000 जब हो जाएगा तो 14%, और 4,000 पर 12% टैक्स लगेगा। मतलब 1,000 का आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, 2,000 इनकम है तो 20% के हिसाब से 400 देना पड़ेगा। मतलब आय बढ़ने पर यहाँ कर की दर जो होती है वो घटती जाती है, जिसको हम लोग प्रतिगामी कर कहते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।